नमस्कार। मैं डॉक्टर डी एस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने भारत के अलग अलग नाम कैसे पढ़े, कौन कौन से नाम थे, भारत में राज्य कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेशों की अवस्थिति, विश्व में भारत कहाँ है, भारत का मानक समय कैसे लिया गया है, इन सब चीजों की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जो सीमा रेखा है, तटरेखा है, पड़ोसी देश है, इनके बारे में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप उम्मीद करता हूं आप उसका मुझे जवाब देंगे। सबसे पहले अगर हम भारत के इस मानचित्र को देखें तो हम यहाँ से देखिए, ये पूरा समुद्र वाला हिस्सा है जिसको हम तट रेखा कहते हैं यहाँ। अब ये जो तट रेखा है उस पर कुछ मार्जिनल सी हैं, जिसमें अरेबियन सी है, अरब सागर यहाँ पर है, लक्षद्वीप और भारत के बीच में यहाँ लक्षद्वीप सागर है, श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी पूरा हिस्सा है, अंडमान निकोबार के बाद यहाँ अंडमान सी है, इसके बाद इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश बन जाता है इधर भी। तो ये सारे जो सागर हैं ये हिंद महासागर के सीमांत सागर हैं, इसको मार्जिनल सी ऑफ इंडियन ओशियन कहा जाता है। तो ये सब तट रेखा है यहाँ पर, ये सारा जो पानी वाला हिस्सा है। अब हम भारत की ये पूरी जो तटरेखा है, यहाँ से हम शुरू करके अगर यहाँ तक लें तो इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और इस मुख्य तटरेखा के अंदर अगर हम ये जो द्वीप है उनकी तटरेखा भी जोड़ दें तो 7516.6 किलोमीटर लंबी ये पूरी तटरेखा बनती है। अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसकी सीमा पर हैं, तटरेखा पर हैं। तो सबसे पहले गुजरात, और इसकी जो लंबाई है तटरेखा की वो सबसे ज्यादा है, मतलब भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला स्टेट है, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी बहती है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। अगला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरला। तो ये पांच ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, या हम इसको पश्चिमी तट भी कह सकते हैं। इसी तरह से पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये चार स्टेट स्थित हैं। तो चार इधर और पांच इधर, यानी कि कुल 9 राज्य हैं जो केंद्र इस पर तटरेखा पर स्थित हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है कि कितने स्टेट हैं जो उसके तटरेखा पर स्थित हैं। साथ ही अगर हम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो भी आपको यहाँ, जैसे दमन दीव है, यहाँ पर ये पुडुचेरी वाला जो कुछ हिस्सा है छोटा, उसका लक्षद्वीप खैर तट बनाता ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तट बनाते ही है। यहाँ देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में ये पानी वाला जो पतला हिस्सा है, इसको हम राम सेतु या एडम ब्रिज या पाक वाटर स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो ये क्या कंसेप्ट है और यहाँ जो चीज है उसको हम थोड़ा सैटेलाइट इमेज पर जाकर देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये भारत है और ये श्रीलंका है। इस हिस्से को हम मन्नार द्वीप कहते हैं श्रीलंका वाले को, और उसी के नाम से मन्नार की खाड़ी नाम पड़ा है। ये जो हिस्सा है उसको हम रामेश्वरम कहते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान यहीं पर है। तो ये रामेश्वरम हिस्सा है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो जब हम समुद्र में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो वहां एक स्थलाकृति आती है स्पीट। तो ये स्पीट का एग्जाम्पल है जो रामेश्वरम है वो, और वो डिपोजिशन से बना है ऐसा हम मानते हैं भूगोल के अंदर। लेकिन हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो ये कहती है कि जब भगवान राम जो है वो रावण से युद्ध करने के लिए यहाँ जा रहे थे तो वो पत्थर तैरा करके और वो पत्थर यहाँ रख करके वो पुल बनाया गया, तो वो ये ब्रिज है। वर्तमान में जल स्तर ऊपर आ गया तो ये हिस्सा थोड़ा इसका डूब गया, अदरवाइज ये पूरा कनेक्ट करता है। इस तरह से आप देखिए। तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि द्वीप और मुख्य स्थल को अलग करने वाली कुछ जगहों को भूगोल में टोम्बोलो भी कहा जाता है, तो वो उसका भी एग्जाम्पल है, वो भी निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनती है। खैर, वैज्ञानिक मत अपनी जगह है, धार्मिक मत अपनी जगह है। तो ये पूरा जो हिस्सा है इसको हम राम सेतु या एडम ब्रिज कहते हैं। अब ये देखिए, जो हिस्सा इसका डूब गया है पानी में, इसको हम कहते हैं पाक वाटर स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। पाक किसी अंग्रेज का नाम है, तो इसको पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। अब जलडमरू मध्य क्या करता है, दो पानी वाले हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है और दो स्थल भागों को आपस से मतलब डिस्कनेक्ट, उसको अलग कर देता है। तो पाक जलडमरू मध्य से श्रीलंका और भारत यहाँ पे अलग हो जाते हैं इस तरह से। ये देखिए पूरा। अब यहाँ पर एक बार मैं गया था तो यहाँ बहुत ही अच्छा आपको मतलब दर्शनीय स्थल है ये। इधर भी पानी है, यहाँ आप देखेंगे, इधर भी पानी है, यहाँ आप देखेंगे, और सीधी स्ट्रेट रोड है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये रोड यहाँ चलती है ऐसे, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। बहुत ही मनोरम जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, तेज तेज हवाएं चलती है और काफी अच्छा फील होता है।
अब हम सीमा रेखा की बात करेंगे। तो ये जो तट रेखा है, इसके अलावा भारत की ये पूरी जो स्थलीय सीमा है वो इसकी स्थलीय सीमा कहलाती है। और उसकी जो टोटल लंबाई है, यहाँ देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश से लेके इधर पाकिस्तान तक, तो वो गृह मंत्रालय भारत सरकार की जो साइट है उसके ऊपर लिखा हुआ 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। वहीं भारत सरकार की एक दूसरी साइट पे ये 15,200 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। हालांकि अलग अलग किताबें देखोगे तो सब जगह अलग अलग मिलता है, पर ये रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। 15,200 किलोमीटर लगभग भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती है। उसमें से हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ये इंडो पाक बॉर्डर है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। इसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर और वो यहाँ इस तरह से फैला हुआ है। ये देखिए आप, गुजरात से लेकर फिर आगे राजस्थान, ये इसकी सीमा सबसे लंबी मिलती है इसके साथ में। देन यहाँ पर पंजाब है, और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य इसकी सीमा पर स्थित हैं। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। उसका कारण यह था कि इसको निर्धारित किया था सर साइरिल रेडक्लिफ ने। ये एक ब्रिटिशर्स थे, और 14 अगस्त की नाइट को ये लाइन फाइनल की गई थी इनके द्वारा। इसलिए 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो इन्होंने ये लाइन फाइनल की थी, इसलिए रेड क्लिफ लाइन के नाम से ये लाइन जानी जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में। बेसिकली कहानी ये थी कि जब 47 में विभाजन हो रहा था तो अंग्रेजों के सामने एक समस्या थी कि ये लाइन किससे निर्धारित करवाएं। पाकिस्तान का आदमी होगा तो पाकिस्तान को फेवर करेगा, भारत का आदमी होगा तो भारत को फेवर करेगा। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसे अनजान आदमी को लाओ जो पहले कभी यहाँ आया ही नहीं हो। तो इन्होंने सर साइरिल रेडक्लिफ को बुलाया, और इन्होंने भारत ही पहले कभी आए नहीं थे या देखा नहीं था इतना ध्यान से। तो इन्होंने ये लाइन बनाई ताकि पक्षपात की संभावना ना हो। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी ये रहा कि ये एरिया को समझते नहीं थे। तो जब बंटवारा किया बीच में से जो लाइन गुजरी तो वो काफी विवादास्पद रही, क्योंकि कुछ गांव इधर रह गए, उनके खेत उधर चले गए, कुछ परिवार इधर हैं, कुछ परिवार इधर हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि यहाँ अमृतसर है, यहाँ लाहौर है, दोनों आसपास ही जगह हैं, तो वो सारी इधर उधर डिवीजन होने से लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब जैसे और हम ध्यान से देखें तो यहाँ अमृतसर है, यहाँ लाहौर है, और यहीं से अमृतसर से ये वाघा बॉर्डर जो है वो 30-35 किलोमीटर दूर है। वहीं से 20 किलोमीटर दूर लाहौर है, और वहां से लगभग 50-60 किलोमीटर और आगे ननकाना साहिब है, जो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। अब सिख कम्युनिटी तो सारी भारत में रह गई, और वो धार्मिक स्थल वहां रह गया। और आपने देखा होगा 2019 में काफी विवाद भी हुआ था, वो करतारपुर कॉरिडोर भी खोला था कि वहां लोग जा सकें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इसका परिणाम सामने आई कि ये अनजान आदमी ने ये सारा डिमार्केशन कर दिया था। क्योंकि कल्चरल जो चीजें हैं वो बाउंड्री में बांट देना बहुत मुश्किल है। खैर जो भी था, लेकिन इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन हम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडो अफगान बॉर्डर की। ये 106 किलोमीटर लंबी है। ये सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ अफगानिस्तान, और यहाँ वो मिलती है लद्दाख के साथ में, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश पे ही ये मिलती है। बेसिकली इस लाइन का निर्धारण 1896 में सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था, इसलिए इस लाइन को डुरंड रेखा कहते हैं। वैसे 1896 में पाकिस्तान भारत ही था, तो इसका मतलब ये होगा कि उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि भारत और अफगानिस्तान ही होगा उस समय। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये लाइन यहाँ डिमार्केट की गई थी। तो वर्तमान में ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यहाँ जब मिलता है तो इसको भी हम डोरंड रेखा ही कहते हैं। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ। नेक्स्ट इंडो चाइना बॉर्डर, ये 3,488 किलोमीटर लंबा है और 3 टुकड़ों में बटा हुआ, 1, 2 और 3। अब यहाँ जो स्टेट है, राज्य है, इसमें से एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। फिर यहाँ सिक्किम, और अंत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा, चाइना की सीमा मिलती है। इस सीमा को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते, शिमला कॉन्फ्रेंस के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। तो उनके नाम पर इस पूरी बाउंड्री लाइन को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर, ये 1751 किलोमीटर टोटल है, और यहाँ देखिए ये बाउंड्री इस तरह से है। और हमारे जो राज्य इसकी सीमा पर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। इस तरह से ये 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं अलग अलग। नेक्स्ट इंडो भूटान बॉर्डर, ये 699 किलोमीटर, या हम 700 भी मान सकते हैं। ये यहाँ इस तरह से फैली हुई है, और यहाँ पर सिक्किम इसके साथ सीमा बनाता है, फिर ये वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ भी सीमा रेखा बनाते हैं।
नेक्स्ट इंडो म्यांमार बॉर्डर को देखेंगे तो इसकी लेंथ 1643 किलोमीटर है और ये इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर बनता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य इसकी सीमा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर नहीं है या है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये 4 राज्य इसकी सीमा पर हैं और ये किसी भी सीमा से लेकर प्रश्न किया जाता है, अक्सर पूछ ही लिए जाता है कि किस राज्य की सीमा किस देश के साथ मिलती है नहीं मिलती है, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछते हैं। फिर यहाँ आप देखिए अगला इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ये इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ देखिए पूरा चक्कर लगाता है और ये टोटल लंबाई इसकी है 4096.7 किलोमीटर। तो ये भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा जो है वो ज्यादा, चारों मतलब 3 तरफ घूम जाती है और टेढ़ी मेढ़ी भी काफी है, तो काफी लंबी सीमा इसकी बन जाती है। हमारे जो राज्य इसकी सीमा पर है उसमें से सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल, वो यहाँ से होते हुए पतला पतला ये जो चिकन नेक है वहां से होता हुआ ये आगे सेवन सिस्टर को यहाँ कनेक्ट कर देता है। इन राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक ये एक ही राज्य की सीमा है। उसके बाद यहाँ असम और यहाँ मेघालय और यहाँ फिर असम है। तो ये मेघालय और ये असम, तो असम की सीमा इसके साथ 2 बार मिलती है अलग अलग जगह पे। फिर ये यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अब यहाँ आप ध्यान से पूरे हम नक्शे को एक साथ हम देख सकते हैं, जो कि भारत के गृह मंत्रालय की साइट पर ही है। ये पूरी तटरेखा हो गई, ये द्वीप समूह, और यहाँ देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब हम थोड़ी बात करते हैं एलएसी और एलओसी के बारे में। तो यहाँ देखिए ये जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख बना दिया गया। इसमें ये जो जगह है यहाँ से, इसको हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में चाइनीज जब युद्ध हुआ तो चाइनीज सेना यहाँ तक घुस गई थी। उसके बाद ये विवाद चलता रहा, वो वापस गई नहीं। फिर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ 1993 में, और ये कहा गया कि जहां सेना है वहीं रहे, लेकिन सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसेगी और न ही एक दूसरे पर हथियार उठाएगी। ये समझौता उस समय किया। इसका पाल मतलब अभी तक ये चल रहा है। पिछले साल हालांकि कुछ इसमें दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी ये समझौता अभी कायम है। ये कुछ हिस्सा है जो अनाधिकृत तरीके से पाकिस्तान ने चाइना को सौंप रखा है। दूसरा ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी 1971 में जब युद्ध हुआ तो ये सर्दियों की ऋतु में हम देखें तो पाकिस्तान की सेना धोखे से यहाँ तक घुस आई थी। उसके बाद फिर वो विवाद चलता रहा और 1972 में फिर शिमला समझौता हुआ, और उसमें भी यही कि सेना जहाँ है वहीं बनी रहे और शांति बनाए रखे, और इस तरह से वो एक समझौता किया गया। लेकिन ये विवादास्पद कुछ ज्यादा ही है। अब यहाँ देखें इस पूरे रीजन को, यहाँ से लेकर ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। और ये वाला अक्साई चीन, जिस पे चीन का कब्जा है, इसको हम अक्साई चीन कहते हैं। यहाँ देखिए ये कारगिल है। 1999 में आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वो कारगिल में ही घुसाई थी वो सेना, तो जिसको बाद में भारतीय सेना ने वापस भगा दिया था। इधर भी देखें तो ये गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और ये पेंगोंग सो लेक, ये इनको लेकर अभी विवाद चल रहा है। पिछले साल भी काफी झड़पें यहाँ पर हुई थी। चूंकि दोनों सेना आपस में हथियार नहीं उठा सकती, इसलिए वो लाठी और सरिये और इस तरह से धक्का मुक्की और इस तरह से वो वहाँ यहाँ पर विवाद दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था। ये सारी जगह यहाँ पर स्थित है जो ताजा विवाद चल रहा है वो। ये पेंगोंग सो एक लेक है जो कुछ भारत में है, कुछ उधर तिब्बत की तरफ भी आगे फैली हुई है, काफी लंबी है। तो इन सब कंसेप्ट को समझने के बाद अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा और इसके जवाब मुझे देंगे। भारत के कौन कौन से राज्य तटरेखा पर स्थित है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत के किन किन राज्यों की सीमा भूटान एवं म्यांमार से मिलती है? एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है? भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत व अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप इनके आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं मिल पाया है तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम कुछ और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप पानी और पेड़ों को बचाइए। और अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।